ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज रिंकी सिंह और आज जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्लास 8 का चैप्टर 12 है, जिस चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। जहां पर बात फ्रिक्शन की आ रही है तो आपको याद होगा हमारी जो एक क्लास और रही थी जो कि फोर्स का चैप्टर था। फोर्स में हमने काफ़ी सारे फोर्सेस पढ़ा था, जिसमें कि उसमें से एक फ्रिक्शनल फोर्स भी था। तो वहां तो मैंने फ्रिक्शन के बारे में आपको समझाया था, बट ये जो चैप्टर है वो पूरा ही चैप्टर फ्रिक्शन को लेकर ही है। तो अब सवाल आता है कि फ्रिक्शन आखिर होता क्या है। तो सबसे पहली चीज कि फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण कहा जाता है, घर्षण कहा जाता है। और फ्रिक्शन एक प्रकार का बल होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर मैं बात करूं कि मैं एक जगह पर अभी क्यों खड़ी हो पा रही हूं और या मैं इस चौक से किस प्रकार से कैसे लिख पा रही हूं, या हम कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर किस प्रकार से स्थिर है, वो किस वजह से एक जगह पे स्टेबल है या आप बोल सकते हो स्टेशनरी है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब बात आती है कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो देखिए, फ्रिक्शन को घर्षण कहा जाता है और फ्रिक्शन के ही वजह से हर एक चीज स्टेशनरी वे में एक जगह पर मौजूद होती है। और अगर मैं लिख पा रही हूँ या मैं एक जगह पे खड़ी हो पा रही हूँ फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन होता क्या है, तो देखिए फ्रिक्शन एक प्रकार का ऐसा बल होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको समझना आसान हो जाएगा। देखिए, मैं दो चीजें बोलूंगी, उसको आपको दिमाग में नोट करना है बिल्कुल ध्यान से, कि जहां पर चिकनाहट होती है वहां पर फ्रिक्शन कम होता है। चिकने सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है और ऊबड़ खाबड़ सरफेस पे, जो रफ सरफेस होता है, वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। देखिए, अगर मैं एक सरफेस बनाती हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक सरफेस बनाया। आपको देखने में वो सरफेस लग रहा है कि वो सरफेस बिल्कुल प्लेन है, कुछ नहीं है, लेकिन वो सरफेस प्लेन होने के बावजूद भी उसके अंदर इंटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लॉक हो रखे होते हैं। अभी हम इसको कॉज ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ेंगे इस चीज को डिटेल में। तो इंटर मॉलिक्यूल्स लॉक हो रहे होते हैं, इस वजह से ही कोई भी सामान कुछ भी स्टेशनरी होके एक स्थान पे रखा जा सकता है। ठीक है, अगर हम सपोज करें कि एक स्थान पे बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान से सुनना है आपको। अगर आप ये सोचें कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, अगर एक जगह पे फ्रिक्शन नहीं है तो आप अपने दिमाग में उसको क्या सपोज कर सकते हो, चिकनाहट। अगर फ्रिक्शन लेस है या कम है तो उस सरफेस को आप चिकनाहट दिमाग में सोच सकते हो कि वो चिकना सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन कम है। और अगर ऊबड़ खाबड़ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा है। और आप जहां पर भी कोई भी सामान रख पाते हैं या स्टेशनरी रह पाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर उसमें आपको देखने में सरफेस बिल्कुल सीधा लग रहा है लेकिन इसमें फ्रिक्शन है, इसीलिए अभी ये जमीन है, जमीन पर मैं खड़ी हो पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद है जो कि हमें दिखता नहीं है। ठीक है, जो कि हमें दिखता नहीं है, वो इंटरलॉक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्रिप्स बनी हुई होती है एक दूसरे की। ठीक है, जो कि हमें दिखता नहीं है। अगर मेरे को मैं ये सपोज करूं कि यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, बिल्कुल भी ना हो, तब मैं यहाँ पे खड़ी हो ही नहीं पाऊंगी। फ्रिक्शन ना होने का मतलब क्या होता है, चिकनाहट होना। और क्या आप चिकने सरफेस पे खड़े हो सकते हो, जैसे केले का छिलका आ जाता है तो चिकनाहट बढ़ जाती है और आप फिसल जाते हैं। तो फ्रिक्शन ना होने का मतलब क्या होगा कि बिल्कुल चिकना होना। और चिकना होना, चिकने के एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। सपोज कीजिए अगर सड़कें ना होकर टाइल्स होती, ध्यान से सुनना है, अगर सड़क जो आपकी बनी है जहां से आप गाड़ियां जाती है वहां पे टाइल्स लगी होती, टाइल्स क्या होगी, सरफेस कैसा होगा, चिकना होगा। टाइल्स होती तो हर दूसरे दिन एक्सीडेंट ही होते रहते, हर दूसरे दिन क्या होते रहते, एक्सीडेंट होते रहते, क्योंकि चिकनाहट के वजह से आपका वो ग्रिप नहीं बन पाती टायर और सड़क के बीच में और एक्सीडेंट होते रहता। इसीलिए सड़क का आपने सरफेस देखा है कभी, उसको टच करके देखोगे ना सरफेस को, या ऐसे भी आप देखोगे तो वो कैसा होता है, थोड़ा सा रफ सरफेस होता है सड़क का सरफेस। तो काफी जगह पे फ्रिक्शन ज्यादा जरूरत पड़ती है, काफी जगह पे फ्रिक्शन की कम जरूरत पड़ती है। ठीक है, सपोज करो कि मैं यहाँ पर ऑयल लगा दूं, ऑयल तेल लगा दूं, और इस चौक पे भी मैं तेल लगा दूं, तो मैं इस बोर्ड पे अपना हाथ या अपना चौक नहीं चला पाऊंगी क्योंकि यहाँ पर भी चिकनाहट है, यहाँ पर भी चिकनाहट है। चिकनाहट का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं है। चिकनाहट का मतलब, दिमाग में ये चीज जरूर रखना, फ्रिक्शन को लेकर कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। जहां रफ सरफेस है वहां फ्रिक्शन ज्यादा है, जहां पर चिकनाहट है वहां पर फ्रिक्शन कम है, ये चीज ध्यान रखना। और आप अपने सराउंडिंग जितनी भी चीजें नजर आती है आपको, उसमें फ्रिक्शन जरूर होता है।
अगर आप किसी जगह पे नहीं गिर रहे हो, खड़े हो, मतलब वहां पे फ्रिक्शन मौजूद है, इसी वजह से आप खड़े हो पा रहे हो। अगर मैंने किसी कॉपी या किसी किताब को किसी टेबल पे रखा है और वो बिना गिरे या बिना फिसले अगर उस टेबल पे स्टेबल है, स्टेशनरी है, इसका मतलब फ्रिक्शन है। ठीक है, हर जगह पे फ्रिक्शन मौजूद होता है, जिसके ही वजह से हर सामान अपनी जगह पे स्टेशनरी खड़ी या रखी जा पाती है। ठीक है, फ्रिक्शन। आई होप आपको यह फ्रिक्शन का टॉपिक है या इंट्रोडक्शन है फ्रिक्शन को लेकर क्लियर होगा। आप अपना फ्रिक्शन को ना किसी के साथ रिलेट करके देख सकते हो, किसी चीज के भी साथ रिलेशन कर सकते हो। चलिए मैं ये एग्जांपल देती हूँ। जो कील है, कील क्या होती है? नुकीली होती है। नुकीला शार्प होता है, कील का जो हिस्सा होता है, जो ठोकने वाला हिस्सा होता है, वो शार्प होता है। और सरफेस क्या है? ये भी आपका क्या है? बिल्कुल भी चिकना नहीं है, मतलब चिकनाहट तो नहीं होती ना, इस वजह से आप कील को ठोक पाते हैं। सपोज कीजिए कील भी चिकनी हो, उसमें शार्पनेस ना हो, ये ध्यान रखना, या शार्पनेस को ही हटा दो। कील भी चिकनी हो और ये भी चिकनी हो तो आप पूरी जिंदगी भर हथौड़ा मारते रह जाओगे कील पर, वो इसके अंदर ठुक ही नहीं पाएगी, क्योंकि दोनों सरफेस चिकनाहट है। तो जहां चिकनाहट है वहां फ्रिक्शन नहीं है, जहां चिकनाहट है वहां फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और जहां पर उबड़ खाबड़पन है, रफ सरफेस है, वहां पर फ्रिक्शन है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑलमोस्ट आपके एनवायरनमेंट में फ्रिक्शन की मौजूदगी है, जिसके वजह से ही आप किसी स्थान पर स्टेशनरी या मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी फ्रिक्शन की बात। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए यहाँ पे डायनेमिक फ्रिक्शन आपको नजर आ रहा है, सॉरी ये मैं रफ कर देती हूँ। एक होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। तो डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है? आप इसको काइनेटिक फ्रिक्शन ले सकते हो, काइनेटिक में भी काउंट कर सकते हो, लिमिटेड फ्रिक्शन भी आता है इसके अंदर। ठीक है, मूवमेंट के पर्पज से होता है, अभी मैं क्लियर कर दूंगी आपको। एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए एक मैंने ये किताब ली है, ठीक है, अब ये बुक है, ये बुक अगर एक जगह पर बिल्कुल स्थिर है, क्यों? क्योंकि अंदर इसके अंदर एक बल है, एक प्रभाव है, एक फ्रिक्शन है, जो कि इसको क्या एक स्थान पर एक बल द्वारा ये रखा हुआ है। अगर ये बिल्कुल ही हल्का होता, हवा जैसा होता तो क्या हो जाता है? ये उड़ जाता है एक तरह से। तो ये जो भार है इसका, कि अगर कोई चीज अपने स्थान पर रखी हुई है, थ्रू द मास, उसके भार के वजह से उसके अंदर वो कैपेबिलिटी आ रही है कि वो आगे की ओर मूव नहीं करेगी, क्योंकि वो उसके अंदर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इस बुक के अंदर जो मास है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो उसको वहीं पर रोकने के लिए क्या कर रहा है? उसको फोर्स कर रहा है, वो रोक रहा है उसको कि वहीं पर वो स्थिर रहे। लेकिन अगर हम उसमें बल लगाएंगे, अपना फोर्स लगाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? मूवमेंट करने लगेगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर अपना ही एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो कि उसको आगे जाने से रोकता है। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट में एक स्टैटिक फ्रिक्शन उसका होता है, उसका जो भार होता है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन तो क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं दो चीजें बताती हूँ। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन पैरामीटर, किस किस पैरामीटर में फ्रिक्शन डिपेंड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो फ्रिक्शन डिपेंड होता है दो चीजों पे। किस किस पे डिपेंड होता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक होता है मास, ठीक है, और एक होता है नेचर ऑफ सरफेस। क्या होता है? नेचर ऑफ सरफेस। अब मास और नेचर ऑफ सरफेस पे कैसे डिपेंड होता है, तो इसको ध्यान से समझना है आपको। पहले मैं मास का एग्जांपल समझाती हूँ। तो मास पे फ्रिक्शन कैसे डिपेंड होगा? देखिए अगर इस किताब का मास 1 किलो है, ठीक है, ये चलिए 2 किताबें, एक हम हटा देते हैं, इसका भार है कुछ भी है 250 ग्राम या आधा किलो है, तो मैं इसको धक्का दे दूंगी आराम से। फिर इसका भार बढ़ गया, तो थोड़ा सा मास बढ़ गया है, तो हमें बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, मास क्या है? भार, वेट। फिर हमने थोड़ा और बल दे दिया तो इसका भार और बढ़ गया, हमें बल और लगाना पड़ेगा। हमें क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, जब वजन ज्यादा होता है तो उसमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है ना। हल्की चीज तो आसानी से आप उठा लेते हैं, लेकिन जब चीज भारी होती है, उसका मास ज्यादा होता है, वहां पे बल की जरूरत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें अगर भार ज्यादा है तो इसका फ्रिक्शन ज्यादा है, फ्रिक्शन में बल लगाना पड़ेगा ना, ओवरटेक करना पड़ेगा। तो भार जहां होता है वहां पे बल ज्यादा लगाना पड़ता है, फ्रिक्शन अधिक होता है भार के वजह से। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सरफेस का मतलब मैंने क्या बताया, जहां पे चिकनाहट होगी। देखिए हम यहाँ पर 60 किलो 55 किलो इस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग का वेट होता है, 55 60 से 70 होता है। तो हम 70 किलो का इंसान भी चिकने सरफेस पे कितनी आसानी से फिसल जाता है,
तो क्या हम ये बोले कि हम रुई के बन गए, बहुत हल्के हैं? नहीं ना, हम यहाँ पे 50 या 55 किलो के हैं, 50-55 kgs के हम हैं, लेकिन फिर भी हम चिकने सरफेस पे गिर जाते हैं। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड हो गया है? नेचर ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड हो गया। अगर आपका सरफेस ऊबड़ खाबड़ है तब भी फ्रिक्शन क्या है, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। फ्रिक्शन वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान से समझना है, जहां पर ऊबड़ खाबड़ है वहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और जहां पे ऊबड़ खाबड़ नहीं है, चिकनाहट है, वहां पे फ्रिक्शन कम होगा। और फ्रिक्शन कम होगा का मतलब क्या है, चिकनाहट होगी। फ्रिक्शन कम होने का मतलब क्या है, चिकनाहट होगी। तो किस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन? 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, एक होता है मास और एक होता है नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, 2 पैरामीटर पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो इस फ्रिक्शन को बेटा आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से डाल लीजिए कि फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक है। तो मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन आपको समझा दिया। जो भी स्थिर चीज होती है जिसका भी वजन ज्यादा होता है उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन की जो क्वांटिटी है, स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अधिक होता है, क्योंकि वो उसको ओवरटेक करता है, आगे की ओर बढ़ने से रोकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन में आप काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटेड फ्रिक्शन भी ले सकते हो। डायनेमिक फ्रिक्शन क्या है, जो कि जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मैंने एक बॉल ली, उस बॉल को मैंने क्या किया, पुश किया। वो पुश किया, अब पुश करने के बाद वो कंटिन्यूसली चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि वो पूरी उम्र वो बॉल चलती ही रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। अच्छा ये बात है कि कुछ समय के बाद आपने देखा कि बॉल तो रुक गई, अब आप देख रहे हो बॉल रुक चुकी है, लेकिन वो बॉल को हमने तो रोका नहीं, फिर क्यों रुकी? तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन आ रहा है, हमेशा फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। तो वो जो गतिविधि हो रही है, जो चलने की जो पर्पस है वो चल रहा है और वो एक स्थान पे आके रुक गया है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन कहा जाता है उसको, ठीक है। ये आपका डायनेमिक फ्रिक्शन है। अब कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, मतलब फ्रिक्शन किस वजह से होता है, आखिर क्या होता है फ्रिक्शन और कैसे होता है फ्रिक्शन। तो ध्यान ये रखना है कि देखिए मैं 2 सरफेस बनाती हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ये मैं आप कर देती हूँ यहाँ पे। देखिए फ्रिक्शन दोनों बॉडी में होता है, सिर्फ एक में फ्रिक्शन नहीं होता है। ये नहीं कि हम सोचेंगे सिर्फ एक में फ्रिक्शन है। ये सपोज कीजिए एक आपने सरफेस ले लिया, क्या ले लिया, सरफेस ले लिया, और इसके ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो देखिए बेटा इसमें भी फ्रिक्शन है और इसमें भी फ्रिक्शन है। जो नीचे सरफेस है आपका, इसके अंदर भी फ्रिक्शन है, ऊपर भी फ्रिक्शन है, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे पे क्यों रख पा रहे हैं, क्यों स्टेशनरी हो पा रहे हैं? क्योंकि इन दोनों की ग्रिप आपस में इंटरलॉक हो चुकी है। ग्रिप इंटरलॉक हो चुकी है। जैसे आप अपने हाथ है, सपोज कीजिए मैंने हाथ को अपना ऐसे इंटरलॉक कर दिया, वैसे ही इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखिए हर किसी में आपको मॉलिक्यूल्स ऐसे नजर नहीं आएंगे सरफेस पे, बट इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स इंटरलॉक होते हैं आपस में। तो जब ये एक सरफेस का फ्रिक्शन का इंटरलॉक सरफेस दूसरे से इंटरलॉक हो जाता है, जुड़ जाता है, तो वो स्टेशनरी हो पाता है। अब सपोज कीजिए कि ये आपका ये वाला सरफेस जो है वो क्या है, स्मूथ है। कैसा है, स्मूथ सरफेस है। तो क्या होगा, जब एक सरफेस स्मूथ होगा तो यहाँ पे कोई, जैसे कि अगर आप हल्की चीज लें, बॉल लें, तो क्या होगा, बॉल से वो फिसल जाएगी या कुछ और भी फिसल सकता है, क्योंकि ये सरफेस क्या है, स्मूथ है। और स्मूथ सरफेस का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन की कमी, फ्रिक्शन उसमें कम है। फ्रिक्शन क्या है, उसके अंदर कम है, ध्यान रखना है आपको। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन का मतलब ये है कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एक ऐसी ग्रिप होती है या ऐसे सरफेस के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में ग्रिप बनाते हैं, इंटर रिलेशन करते हैं आपस में, ठीक है, जो कि आपको नेकेड आई से नजर नहीं आता, ठीक है। हर एक सरफेस में फ्रिक्शन होता है, या तो फिर वो फ्रिक्शन कम होगा या तो फिर वो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, बट फ्रिक्शन जरूर होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पे फ्रिक्शन के कुछ 2 हैं। मैंने क्या बोला था आप सभी को कि हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बाद में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं बॉल बेयरिंग। तो बॉल बेयरिंग क्या होता है बेटा, कोई भी मशीन होती है, कोई भी तकनीक या मशीनें होती है, आप बाइक का एग्जांपल लें, किसी भी प्रकार की मशीन होती है, उसमें बॉल बेयरिंग होता है। एक गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, आपकी बुक में ना अवेलेबल होगा, आप देख सकते हो, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, बॉल बेयरिंग या व्हील, इन सब का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? देखिए कई जगहों पे फ्रिक्शन की कम की आवश्यकता होती है कि फ्रिक्शन ज्यादा होगा। जैसे कि आप देखा होगा, आपकी मम्मी सिलाई मशीन चलाती है, सिलाई मशीन, तो अगर वो स्मूथ नहीं होगा, चिकनाहट उसमें नहीं होगी, तो सिलाई मशीन रुक जाएगी, होता है ना, सिलाई मशीन रुक जाती है। तो कहीं जगह पर हमें फ्रिक्शन की
कम जरूरत होती है। फ्रिक्शन की कम जरूरत का मतलब क्या है, हमें चिकनाहट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, चिकनाहट की जरूरत होती है। तो चिकनाहट कैसे होता है, बॉल बेयरिंग भी इस साइज का और शेप का होता है और आपका व्हील भी कुछ ऐसा ही होता है। दोनों कैसे हो गया, गोलाकार। गोलाकार से हमें क्या समझना है, गोलाकार जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा फ्रिक्शन को कम करता है। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम, देखिए किस तरीके से ले सकते हैं। एक सरफेस है आपका, ठीक है, ये सरफेस है, ये भी एक और सरफेस मैंने बना दिया। अब इधर मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर एक बॉक्स ले लिया, या कोई आपका एक बॉक्स ले लिया, या एक कॉपी ले लिया, डिक्शनरी ले ली मैंने, डिक्शनरी, और मैंने उसको ऐसे पुश कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, बॉल ले ली, गोलाकार है जो कि पहिए की शेप की होती है। पहिया तो स्फेरिकल में आता है, बट गोलाकार समझिए आप। तो गोलाकार को मैंने भी पुश किया और इसको भी मैंने पुश किया। यहाँ से मैंने इस पे भी फोर्स लगाया और इस पे भी फोर्स लगाया, दोनों में मैंने क्या लगाया, बल लगाया। तो ये वाली चीज कहाँ तक जाएगी, सिर्फ यहाँ तक जाएगी, ठीक है। बट ये कहाँ तक चल जाएगी, यहाँ तक चली जाएगी। क्यों, क्योंकि गोलाकार जो चीजें होती है वो फ्रिक्शन को ओवरटेक करती है, कम करती है फ्रिक्शन को, ठीक है। तो इसीलिए मशीनों में, और जैसे कि यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन, मशीनों में, और आप बोल सकते हो लगेज वगैरह जो होते हैं, लगेज में तो आपने देखा होगा ना, इसका एग्जांपल मैं लगेज का ही दे रही हूँ आपको, क्योंकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग लगेज ही है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, बट आपको लगेज समझना है। लगेज क्या है कि आप एयरपोर्ट वगैरह जाते हैं या कहीं भी घर से बाहर कहीं दूर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि पहले हम ना अटैची लेके चलते थे, बट अभी क्या है, हम एक लगेज होता है, लगेज को खींचते हुए लेके जाते हैं, उनके नीचे पहिए लगे होते हैं। अब वो पहिए लगे होते हैं, अगर सपोज कीजिए कि मैं अटैची लेके जा रही हूँ, बक्सा लेके जा रही हूँ, तो मुझे अपना पूरा बल उसको देकर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं लगेज लेके जा रही हूँ तो मुझे क्या करना है, सिर्फ उसको खींचते हुए लेकर चलना है, मुझे ज्यादा बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पहिए लगे हैं, और पहिए क्या करते हैं, व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन। व्हील क्या करेगी, फ्रिक्शन को कम करने में मदद करती है, फ्रिक्शन को कम करती है, ठीक है। इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट होता है अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग या कुछ नहीं समझ में आता है तो यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, और इसके पार्ट 1 में हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज को क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर पसंद आई है, समझ में आई है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।